बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मंसूर आजम काजी। जब आसमानों पर खामोशी उतरती है तब ऐसी कुव्वत जागती है जो देखती कम है, महसूस ज़्यादा की जाती है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ये वो फोर्स है जिसने तारीख़ के हर अहम मोड़ पर अपने अज़्म, अपनी रफ्तार, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने गैर मामूली पायलट्स के ज़रिए सुपर पावर्स तक को हैरान किया है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें दफाई पॉलिसियों में पाकिस्तान एयरफोर्स को बतौर स्ट्रैटेजिक वेरिएबल शामिल कर रही हैं, तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस नीली वर्दी में, कौन सी सलाहियत है जो आलमी अस्करी मनसूबा साजों को मुसलसल बेचैन कर रही है। क्यों JF-17 ब्लॉक 3, AESA रडार्स, एवॉक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान के उभरते हुए कदम ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी फ़िज़ाई तवाज़ुन को हिला रहे हैं। इन तमाम तर सवालात पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम के फर्स्ट हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, JF-17 ब्लॉक 3 में AESA रडार्स, हेलमेट डिस्प्ले, बैरून फ़िज़ा, हिट टू किल मिसाइल, ये सब जदीद सुपर पावर्स को पाकिस्तान के बारे में इतना संजीदा क्यों कर रही है? क्या वाकई ये अपग्रेड्स खित्ते की फ़िज़ाई तवाज़ुन को नई शक्ल दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, JF-17 जो है वो उसकी एक हिस्ट्री है और उसमें पाकिस्तान का मेजर रोल रहा है। चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट की, लेकिन अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो दो पीरियड्स ऐसे आए पाकिस्तान फ़िज़ाइया के की हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान फ़िज़ाइया को थोड़ा झंझोड़ा, थोड़ा सिखाया, समझाया और इंडिजनाइजेशन की तरफ हम राग़िब हुए, और JF-17 उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट भी है। ठीक। 65 वॉर के बाद हम पे बहुत सारी सैंक्शंस लगी और उस वक्त तक हम ज़्यादातर अमेरिकन इक्विपमेंट फ्लाई कर रहे थे, जो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था। उधर ही की ट्रेनिंग हमने ली थी। हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी ज़्यादातर अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी थी और अमेरिकन जिसे कहते हैं प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस भी थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो 65 के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा जब अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगाई और F-104 और F-86 की जो स्पेस सपोर्टेबिलिटी थी और बाकी मामलात थे वो हमारे सफ़र किए। उस वक्त हमें रियलाइजेशन आई कि हमें एक तो दूसरी ऑप्शन को भी देखना है, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो या कोई और जगह हो, फ्रांस जिससे हमने मिराजेस लिए फिर, और दूसरा ये कि हमने अपनी इंडस्ट्री को भी आगे लेकर आना है। और कामरा जो फैक्ट्री थी उसका एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो उभर के आई सामने, और वहाँ पे हमने कोशिश की कि किसी हद तक इंडिजिनाइजेशन हो और हम अपनी F-86 की स्पेस सपोर्टेबिलिटी, F-104 की, और जो नए जहाज़ हम ले रहे हैं, चाहे वो F-6 हैं जो चाइना से ले रहे हैं या जो मिराजेस हैं जो फ्रांस से ले रहे हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें। ओके। दूसरा पीरियड हमारे पास आया अफगान और रशिया की वॉर के बाद, जब हमारे पास बहुत सारे F-16 आ चुके थे और बहुत हमें उस तरफ से सपोर्ट मिली थी अमेरिका की तरफ से। और वो पीरियड था लेट 80s का, आप कहें 89 के बाद से लेकर 99 तक का। 90s का जो मेन पीरियड था उसमें प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स लगी हम पे। ओके। फिर हमें एक दोबारा से धचका लगा कि अब हमें फोर्थ जनरेशन जहाज और मॉडर्न जहाज़ों की तरफ देखना है, क्योंकि F-16 की स्पेस सपोर्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से हमें अवेलेबल थी। ठीक। तो उस ज़माने में भी हमने फिर इंडिजनाइजेशन की तरफ गए। तो ये दो पीरियड्स आप कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे कि हमने जहाँ पे ये हमें एक सपोर्टेबिलिटी का धचका लगा, वहाँ पे इंडिजनाइजेशन की तरफ हम जा सके, अपने ऊपर हमने इन्हिसार करना शुरू किया। और ठीक। पाक फ़िज़ाइया ने बड़े बेहतरीन तरीके से बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप, बिकॉज ऑफ इट्स मैन इन यूनिफॉर्म, उस तरफ गए जहाँ पे उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, हमारी जो फायर पावर है, हमारा जो वेयर विदॉल है, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो सफ़र ना करें और किसी तरह से भी ये गैप क्रिएट ना हो सके जिससे दुश्मन कोई फ़ायदा उठा सके। वेरी राइट। और अच्छा। अगर आप याद हो तो 99 में कारगिल वॉर हुई, उसमें हमारे तमाम F-16 हालांकि 10 साल हो चुके थे हाँ। सैंक्शंस पे, अवेलेबल थे विद वेपन सिस्टम, और JF-17 का जो प्रोजेक्ट था वो किक ऑफ हो चुका था और उसमें हम भरपूर तरीके से इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहे थे। वेरी राइट। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि JF-17 का बहुत सा अहम इंजीनियरिंग वर्क अब पाकिस्तान में हो रहा है। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें
इसलिए भी बेचैन है कि पाकिस्तान तेजी से डिफेंस टेक सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि JF-17 को लेकर ये काफी चीजें ट्रिगर हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जी। जी बिल्कुल। देखिए मंसूर, जो आजकल मॉडर्न जहाज बनाना है 4.5 फिफ्थ जनरेशन और अब 6 जनरेशन की बातें हो रही हैं, ये आसान काम नहीं है। इट कम्स विद अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, और वो किसी एक मुल्क के लिए वो बनाना बहुत मुश्किल है। चूंकि हमने JF-17 को किक ऑफ किया बहुत अर्ली स्टेजेस पे, लेट 80s में और अर्ली 90s में, और भरपूर तरीके से चाइना के साथ इश्तराक करते हुए हमने अपने इंजीनियर्स को, अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई और अपने टेस्ट पायलट्स तक ट्रेन करवाए वहाँ पे। वो लोग अब जो हैं इस पोजीशन में हैं कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पे बैक के तौर पे कर सकते हैं एयरफोर्स में, और एयरफोर्स के पास एक बेस है कि जिसमें वो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चाइना। ठीक। देखें, चाइना ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। जिस वक्त हम पे सैंक्शंस लगी थी, हमें उस वक्त तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर था, हमारे इंजीनियर्स को भी, हमारे पायलट्स को भी, और मॉडर्न टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो थी वो हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस होती थी, जिनका चाइना को बिल्कुल अदराक नहीं था। तो ये चीजें हमने चाइना को सिखाई। मॉडर्न एआई, एयरबोर्न रेडार जो होता है, एवियोनिक्स होती हैं, उसके बाद जो जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोसीजर्स थे, और जो फ्लाइट मैनुअल्स होते हैं जिनसे टेक्नीशियंस फायदा उठाते हैं और एयर क्रू फायदा उठाता है, वो चीजें हमने चाइना को बताई। एग्जैक्ट और उसके ठीक। बाद ये ठीक है बात कि चाइना की इंडस्ट्री बड़ी रोबस्ट थी, बड़ा उनका वो एक डिसिप्लिन वाला एलिमेंट था, वो ज्यादा आगे जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त इनको बहुत सिखाया, और JF-17 में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल शामिल है। तो वेरी अब राइट। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ द चाइना सपोर्ट ऑल्सो, हमारे पास इतनी वेरविदौल है कि हम काफी सारी चीजें इंडिजिनस तरीके पे, हमारी इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि हम कर सकते हैं, वेरी राइट, बिल्कुल और ठीक। उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं जितने जहाज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, दो चीजें, एक ZDK-03 और एक एरेआई वॉक्स, ये पाकिस्तान की आंखें भी हैं, पाकिस्तानी फिजाओं का दिमाग भी है। सादा अल्फाज में समझाइएगा, PF को फिजा में इतनी बड़ी बर्तरी ये सिस्टम कैसे देता है, एक, और क्या ये दुरुस्त है कि दुश्मन इन वॉक्स से इसलिए भी घबराता है कि वो उसकी हर हरकत को लॉन्च से पहले ही बेनकाब कर देते हैं? जी देखिए, ये एवेक्स जो होता है ये कमांड एंड कंट्रोल होता है जहाज का हवा में। ओके। जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जमीन पे होते हैं, उसी तरह एवेक्स जो है वो आपका रोल प्ले करता है हवा के अंदर, और उसकी विजिबिलिटी दूर तक होती है, प्लस उसकी जो एक अपडेट है वो ज्यादा बेहतर होती है, और उसमें आप कह एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर होती है जो उसमें मौजूद होती है, जिससे वो एक किस्म का गाइड कर सकता है एक कैंपेन को जो कि वो लॉन्च होती है एयरफोर्स की तरफ से। ओके। तो एयरफोर्स में जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं हवा में उस वक्त, चाहे वो अटैक कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस कर रहे हैं, चाहे वो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल्स पे बेस्ड है, जो कि आपको डिफेंस भी कर रहा है, और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो एनिमी के एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहे हैं, ये तमाम लोग जो तमाम जितने एसेट्स होते हैं जिन्हें सेंसर्स और शूटर्स कहते हैं, वो सारे इंटीग्रेट होके उनकी एक पिक्चर अवेलेबल होती है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। और इस केस में एवेक्स जो है, जिस तरह एरिया की आपने बात की, उधर वो चीज़ आ रही होती है, और एक कमांडर बैठा होता है जो उसको सारा मॉनिटर कर रहा होता है और गाइड कर रहा होता है अपने पूरे पैकेज को, अपने तमाम जितने शूटर्स हैं, चाहे वो जहाज हों, चाहे वो मिसाइल्स हों, और चाहे वो कोई और पैसिव शूटर्स हों या एक्टिव शूटर्स हों, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स हों, चाहे आपने साइबर अटैक करना हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप एज अ पैकेज के तौर पे इसको इंटीग्रेटेड तरीके से, जिसे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक कंप्लीट नेटवर्क होता है, जिसकी कमांड एंड कंट्रोल जो होती है वो एवेक्स के थ्रू हो रही होती है, और वो आपको मतलब एक पिक्चर जो उसके पास आ रही होती है, अगर आपके पास कॉमन डाटा लिंक है तो वो जहाज में भी काफी हद तक आ रही होती है, लेकिन ब्रॉड पिक्चर जो है वो सारी के सारे सेंसर्स एंड शूटर्स की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में होती है, विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द शूटर्स थ्रू द टेक्टिकल डाटा ट्रू। लिंक। और अगर कॉमन डाटा लिंक हो, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारी बर्तरी में एक जिसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था इस 7th की अर्ली मॉर्निंग में भी, और शूटिंग में जो कि हमने की अगेंस्ट राफेल, तो वो
बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक कॉमन टैक्टिकल डाटा लिंक, जिसके हेल्प से हम दुश्मन को निशाना बना सकते हैं और उसको सिक्योर रखना होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट वेरी होता राइट। है। अच्छा तो सर, जी जी इसमें जी इसमें इसमें बिल्कुल। सर एक और चीज़ भी, बुराक की अगर हम बात करें, शाहपुर 2 की बात करें और दीगर यूकैव जो ड्रोन्स हैं, ये सिर्फ निगरानी नहीं करते बल्कि जंगी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये ड्रोन्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत को कितना मौसर, कितना स्मार्ट और कितना लो रिस्क हाई इम्पैक्ट बना रहे हैं, इसको भी ज़रा बताइएगा। देखें मंसूर, ये जो अब फ्यूचर की जो वॉर है, अभी आपने इन ऑपरेशंस में भी देखा कि इंडिया ने स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। आपने हेरोन ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं, अब ड्रोन वॉरफेयर इज़ द फ्यूचर। अभी आप रशिया और यूक्रेन में भी अगर देखें तो बेतहाशा हज़ारों की तादाद में ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं और हर रोज़ कोई 50 से लेकर 100 तक ड्रोन्स का अटैक होता है, रशिया की तरफ से यूक्रेन को और यूक्रेन की तरफ से रशिया को। क्योंकि ड्रोन्स जो हैं अब दे एक्चुअली एडवांटेज उसमें एक तो ये होता है कि ड्रोन्स आर नॉट वेरी हाई कॉस्ट एज कम्पेयर टू अ राफेल और एनी 4.5 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। प्लस उसमें आप पायलट्स जो है उसके कोई आप यू नॉट पुटिंग हिम इन द हार्म वे, और वो सेफ्टी रहती है। और तीसरी चीज जो है वो ड्रोन जो है उससे आप मल्टीफेरियस किस्म के काम ले सकते हैं विदाउट एस्केलेटिंग द थिंग ऑल्सो। ओके। तो आप ये अब ड्रोन्स जो हैं वो फ्रॉम सर्विलेंस से लेकर एक टारगेटिंग ड्रोन्स हैं, सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो जाके लगते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दुश्मन के फीड हुए होते हैं जो जिसको आपने निशाना बनाना होता है। और फिर लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, फिर ड्रोन्स छोटे छोटे होते हैं जिनसे आप सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अब जो 6th जनरेशन जहाज आ रहा है उसमें एक लॉयल विंगमैन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप कॉम्बैट ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं कि ओके। एक जहाज होगा जो कि मैंड होगा, बाकी 4 से 5 जहाज जो है वो ड्रोन्स की शक्ल में अटैक ओके। करेंगे ओके। थ्रू कॉमन डाटा लिंक। सो ड्रोन्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस एरिया में बहुत ज्यादा काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टर्की आल्सो। ओके। और सब्सिक्वेंटली मतलब मैं एक्सपेक्ट ही करता हूं कि नेक्स्ट जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसमें ड्रोन का जो है वो भरपूर इस्तेमाल होगा। इंपॉर्टेंट रोल होगा। इंडियंस आर वर्किंग अलॉट विद द हेल्प ऑफ इजराइल इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो इजराइल बहुत आगे है इस मामले में, बट टर्की इज आल्सो इक्वली गुड इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो वेरी राइट। फ्यूचर में ड्रोन का बहुत इस्तेमाल अच्छा होगा। सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूरी दुनिया इस वक्त जानना चाहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की महारत का एतराफ़ करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट ट्रेनिंग सिस्टम क्या ऐसे अनासर रखता है जो पाकिस्तान की पूरी फ़िज़ाई हिकमत अमली को दुश्मन के मुकाबले में अ स्टेप अहेड लेकर जाती है? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एक तो मैंने आपसे जिक्र किया कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने कोशिश हमेशा से की कि किसी तरह से जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो हमारा कम ना हो और नंबर्स के मामले में भी हम एयरफोर्स में अपने दुश्मन के मुकाबले में इतना गैप ना आए कि हमें मतलब नुकसान का सामना करना पड़े। तो दूसरा ये चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पायलट के लिहाज से और वाई वी हैव बीन डूइंग वेल इन 65 वॉर एंड सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रही है वो ये रही है कि हमने कभी अपनी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, स्पेशली कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिहाज से। और हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जब अजहर खान साहब के ज़माने से जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने और उसमें ज़्यादातर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आई और वेस्टर्न टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स में हम रहे एज कम्पेयर टू इंडिया जिसने ज़्यादातर रशियंस को ओके। कॉपी किया। ठीक है। और ये आप याद रखें कि वेस्टर्न अमेरिका और ब्रिटेन ने एक चीज सीखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यू हैव टू विन इन द एयर बिफोर यू हैव टू विन ऑन द ग्राउंड और ऑन द सी। तो विन इन द एयर के लिए इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर आर्म वो एक वाहिद आर्म है जो which can strike the heart of the enemy, वेरी and राइट। to do that you have to have the control of the air, and for that you have to employ the air force independently. वेरी So इस मामले में पाकिस्तान फिजाइया ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिहाज से अपनी एम्प्लॉयमेंट रखी, अपने कॉम्बैट जो स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे और इंस्टीट्यूशंस को कभी भी नहीं पोल्यूट नहीं होने दिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। and बिल्कुल always ठीक। maintained the high standard. बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो उमर खान नियाजी साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत इस वक्त एक नहायत अहम संजीदा इम्तिहान से गुजर रही है। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत इस वक्त एक नहायत संजीदा इम्तिहान से गुजर रही है। NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वो बयानात जिनमें ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन स्टाफ को धमकी आमेज़ अंदाज में मुखातब किया गया, इंतखाबी शफाफियत और अदारा जाती गैर जानिबदारी के पूरे तस्वुर को चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लेते हुए वज़ीर आला और PTI उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब दोनों को तलब करके मामले की संगीनी को तस्लीम भी कर लिया है। इसी दौरान इमरान खान की बहनों के साथ मुबैना पुलिस बदसलूकी, मुलाकात में रुकावट और इस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को सख्त लहजे में लिखा गया ख़त, ये सब मिलकर एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि आखिर पाकिस्तान में रियासती इख्तियार, सियासी ताकत और शहरी हकूक़ का ताल्लुक किस सिमत में जा रहा है। NA-18 का ज़िमनी इंतखाब अब महज एक इंतखाबी मुकाबला नहीं रहा, बल्कि जमहूरी अमल, इंतज़ामी किरदार और सूबाई सियासत तीनों का एक अहम टेस्ट केस बन चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है उमैर खान नियाजी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन स्टाफ के लिए धमकी आमेज़ लहजा क्या एक मुंतखब मनसब के शायान शान था, और क्या इस तर्ज गुफ्तगू बराह रास्त इंतखाबी अमल को मशकूक नहीं बनाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वजीर आला को अपने मनसब का पूरा इदराक है कि उनकी एक आईनी जिम्मेदारियां हैं, और बतौर एक वजीर आला उन्होंने अपने सूबे में ये भी देखना है कि अवाम के हकूक का एक ख्याल भी रखना है। देखें, एक इलेक्शन कमीशन की भी तो आईनी जिम्मेदारी है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अगर इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि इलेक्शन को किसी तरह से कैप्चर करने का माहौल बनाया जाए, क्या वजीर आला का सूबे में क्या इतना इख्तियार नहीं बनता कि वो अपने अफसरान को पाबंद करे कि आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है? वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप धांधली करें, आप डब्बे भरें। वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई गलत काम किया तो आपके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और ये हर किसी के लिए होने चाहिए। ये तो वजीर आला को तो कहना भी नहीं चाहिए, हर किसी को समझ होनी चाहिए कि मैं अगर अपने इख्तियार से तजावुज करूंगा, मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा, तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में मसला क्या है कि ओवरऑल निज़ाम में एक रेगुलेटरी कैप्चर हो चुका है, एक एलीट कैप्चर बन चुका है। यहाँ एलीट के लिए कोई कानून और जवाबित है ही नहीं। जिसने चेक करना है उनका आपस में मुका हुआ है, और जिसकी वजह से आज क्या हमारे सामने हालात हैं वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप IMF की रिपोर्ट उठा के देख लें कि एक गरीब मुल्क जिसमें 5300 अरब की करप्शन हो जाए और वो रिपोर्ट छुपा ली जाए, जूं के तू ना रहेंगे, तो फिर आप देखें मामलात किधर जाए। लेकिन न्याय साहब, जो आप बात फरमा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दो तीन इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सामने आ रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि जी अगर वजीर आला के रवैये से इंतखाबी अमल मुतासर हुआ तो आइन के आर्टिकल 130(7) उसकी बात हो रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 2017 की दफात 137 और 167 किस हद तक हरकत में आ सकती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जो इलेक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट होंगी, और चीफ मिनिस्टर की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ी जी अच्छी बात की। देखें, अब हम बात करें ना कि वजीर आला के रवैये से अगर इलेक्शन की साख मुतासिर होती है, क्या हमने ये एक हल्के का इलेक्शन है, हम उसके बारे में इतने कंसर्न है, हम आज उस पर डिबेट भी कर रहे हैं, मगर जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, क्या उसकी साख के बारे में हमने एज अ होल, एज ए नेशन सोचा? क्या जिस इदारे ने इलेक्शन कराना था, क्या उसने सोचा कि जिस तरह से उसने ज्यादती की, बल्ले का निशान, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमने तो नहीं कहा कि आप जो है ना तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद कर दें। तो जब इस तरह की चीजें ऑलरेडी आ चुकी हों, हमने आज तक तो इलेक्शन कमीशन को पूछा नहीं, किसी बंदे की साख पे सवाल उठाया ही नहीं, पूरे का पूरा इलेक्शन लुट गया, जूं के तू नहीं इलेक्शन कमीशन की रिंगी। और आज सितम जरीफी देखें कि वही इलेक्शन कमीशन जो एक बंदा बात कर रहा है कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, उन्हीं को नोटिस दे रहा है। बिल्कुल ठीक। शहरनाज उमर अयूब को जो जारी हुआ है नोटिस, आपको नहीं लगता कि ये इंतखाबी अमल पर पार्टी सतह पर मुमकिना असरअंदाज हो सकता है, या आपको लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली की तरफ इशारा कर रहा है इलेक्शन से दूर रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को?
देखिए, इस एक इसका ये भी एंगल हो सकता है, मगर देखिए इलेक्शन कमीशन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी एक आईनी इदारा है। हम बार बार उस इदारे को एहसास दिलाएंगे कि उसे अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। देखिए, ये एक सीट तरीके इंसाफ के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हमारा तो 180 सीटों का जब मैंडेट चोरी हो गया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन एज एन इदारे उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी इलेक्शन, चाहे 8 फरवरी का इलेक्शन था, ये उनके हर इलेक्शन एक साफ बहाल करने का मौका होता है और उस मौके को उन्हें जाया नहीं करने देना चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को लोग पंजाब के इलेक्शन से मवाजना करते हैं, जब देखें कि हुकूमती वजीर दंदनाते फिर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर जब बारी आए खैबर पख्तूनख्वा की और बारी आए तहरीके इंसाफ की, तो तब एक डिफरेंट तरह का रवैया सामने आता है। तो वो रवैया अवाम भी गेज कर रही है, तहरीके इंसाफ तो गेज कर ही रही है, और उस अवाम का देखें, हमने इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बहाल कराना है, और अगर यही रवैया रहता है तो अगले इलेक्शन पे कौन कोई यकीन करेगा। बिल्कुल, रवैये की बात कर रहे हैं और आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों के साथ मुबैना पुलिस बदसलूकी और मुलाकात में रुकावट, क्या ये रियासती अदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल नहीं उठाता, और क्या ये कानून के यकसा इतलाक को भी कमज़ोर नहीं करता? जो कुछ हमने स्क्रीन्स के ऊपर देखा, जो खान साहब की बहनों के बयानात आए और जो वहां पर लोग थे उनसे हमने सब कुछ सुना। देखिए, बहनों की जो सूरत में जो अवाम ने स्क्रीन्स पे देखा, जो बेबसी देखी, वो देखें, वो खाली बहनों की नहीं, वो पूरी कौम की बेबसी की आकाशी है कि सिस्टम के सामने किस तरह 25 करोड़ अवाम बेबस खड़े हैं, और इस 25 करोड़ अवाम के फैसले चंद लोग कर रहे हैं, और जब तक ये चंद लोग फैसले करते रहेंगे, ये 25 करोड़ अवाम को उनका हक नहीं मिलना। और ये अब पाकिस्तान ने खुद एज ए नेशन डिसाइड करना है कि नेशनल कोहेजन की तरफ जाना है तो किस तरह से जाना है और किस तरह के चेहरों के साथ जाना है। अगर इसी तरह से सिलेक्टिव तरह के मामलात चलते रहेंगे और हर चीज को कैरेट और स्टिक के तनाजुर में देख के चलाने की कोशिश की जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा तकलीफ दे अमल है। और ये चलाने वालों को भी सोचना चाहिए कि जिनके पीछे वो इस तरह की सख्तियां कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ना उन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी है, ना लोगों में, अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी है, और ओवरऑल ये पूरे के पूरे सिस्टम को बिठाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उमैर साहब, जो आप बात फरमा रहे हैं, उधर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सीएम पंजाब को ख़त लिखते हैं और अपने एतराज़ उठाते हैं। उसके अंदर इस तमाम तर सूरत हाल की मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से, जो पंजाब पुलिस का तशद्दुद है उसके ऊपर बात उठाई जा रही है। लेकिन अज़मा बुखारी कह रही हैं कि जी जेल वाला जो भी इशू है उसका पंजाब हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, और कोई ऐसा प्रूफ है पुलिस ने अगर कोई इस तरह की चीज़ें की हैं तो सामने करें। ये किस तरफ सूरत हाल जाती नजर आएगी फिर? अच्छा, देखें, ये तो देखें, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से या तो भाग रहा है या वो हकीकत बयान कर रहा है। अगर आप ये मरीम नवाज के स्टेटमेंट को देख लें तो फिर तो ये शो करता है कि जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे हाइब्रिड प्लस है, तो ये हाइब्रिड प्लस भी नहीं है, ये कुछ और ही निजाम है। और इस निजाम में ये 17 सीटों वालों को बतौर स्टेज अदाकार रखा गया है, और ये शो पीस हैं जो दिखाए जा रहे हैं। और आने वाले वक्तों में जो ये शो पीस फैसला करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारा आइन उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, हम बतौर पाकिस्तानी सब भारी कीमत अदा करेंगे। बिल्कुल सही। इमरान खान से कोई मिल नहीं पा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28वीं तरमीम के बाद बिल्कुल माइनस कर दिया गया है। आपके सेनेटर्स हुकूमत को वोट दे रहे हैं और फिर इस्तीफा दे रहे हैं। इन हालात में किस लाहे अमल पर सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये एक बड़ा ही जो पेनफुल अमल है जो तहरीक इंसाफ इस वक्त फेस कर रही है कि देखें, पास में भी लीडर्स जेल में जाते रहे, ये कोई नई बात नहीं थी, मगर जो अब रवैया इख्तियार किया जा रहा है इस मॉडर्न दौर में, जब टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें इमरान खान का जिस तरह से ट्रायल किया गया कि पब्लिक ट्रायल नहीं दिया गया, जेल ट्रायल किया गया खाली इस डर से कि उस शख्स की शक्ल बाहर ना आ सके, उसकी लोग आवाज ना सुन सके, तो शायद कोई तब्दीली का तूफान थम सके, मगर उन चीजों ने कोई असर नहीं डाला। आज भी देखें, जो 8 फरवरी का जोशो बलबला था, बढ़ चढ़ के बोल रहा है। लोग आज भी इमरान खान की तरफ रुजू कर रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि उनको वो खाली इमरान खान की जात से मोहब्बत है, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इमरान खान के नजरिए से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बात है, अगर इमरान खान के नजरिए की आप नफी कर सकते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस से ही कर सकते हैं ना, तंग नजरिए से, मुलाकातें बंद करने से नहीं कर सकते। और इमरान खान का नजरिया इस वक्त जिस तरह से जड़ पकड़ गया है, तो मैं नहीं समझता, ये जितना मर्जी जोर लगा ले,
ना वो तहरीके इंसाफ के बंदों में से नजरिया निकलना है, ना इमरान खान ने एक कदम अपने उस नजरिए से पीछे हटना है। लेकिन अगर जिस नजरिए की आप बात कर रहे हैं उस नजरिए के लिए आप लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो अपेरेंटली इस वक्त हाइब्रिड एज पर ख्वाजा आसिफ साहब जो सिस्टम चल रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाउन द रोड एग्जिस्ट होना खत्म हो रही है। आपको इस चीज की रियलाइजेशन है मेरे ख्याल में, तो इसको हल भी तो कोई करेगा या हल आप नहीं करेंगे इसको? अच्छा देखें, पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ। मतलब ये ख्वाहिश हमेशा से रही है। मतलब आप देखें कि फातिमा जिन्ना के वक्त से कोशिश जिस तरह की गई, फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी के साथ जो किया गया, इवन मुस्लिम लीग नून पे एक फेज आया, तो क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई? दोबारा पार्टीज ने बाउंस बैक किया। देखिए असल वजह क्या होती है, सियासतदान कैरी कर रहे होते हैं एक नजरिया। जब तक इमरान खान का नजरिया मकबूल है और कबूल है ना अवाम में, उसकी मकबूलियत है, पीटीआई ने रहना है। बजाहिर आपको चेहरे नजर आएंगे कि चेहरे जी उखड़ गए हैं, कोई छोड़ गया है, कोई गायब हो गया है, किसी को बिठा दिया गया है, मगर जो इस वक्त राब्ता है, जिस चीज पे किसी की नजर नहीं है, वो है कि पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान का एक डायरेक्ट नेक्सस डेवलप हो गया, जो आज से पहले कभी किसी स्टेज पे नहीं था। बिल्कुल ठीक। लास्ट मुझे बताइएगा, केपी हुकूमत वफाक जो सेच रही है, केपी हुकूमत के लिए जिस तरह की मैसेजिंग कन्वे हो रही है, गवर्नर राज एंड ऑल दैट, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए ये सारी गिदड़ भक्तियां हैं। देखिए असल इश्यूज कुछ और हैं, जिसकी तरफ से जो है ना इस वक्त फेडरेशन जो है ना अपनी नजरें चुरा रही है। एक करप्शन का एस्पेक्ट तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया, मगर देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद $2.5 बिलियन हम सालाना दे रहे हैं, कर्जों की मद में सूद वापस कर रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो नहीं जो है ना सूबे चलते बगैर कोऑर्डिनेशन की। साथ ही साथ जो केपी की इस वक्त यूनिक सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से, वो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है जो संभाल के सूबे को खड़ी है। अगर किसी को शौक है वो आज जो है ना अपने कफ सीधे करे और मैदान में उतर आए, मगर उन्हें पता है कि केपी का सूबा चलाना कोई खाला जी का तो घर नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो ये खाली बातों की हद तक रहेगा। खाली कोशिश ये हो रही है कि नए आने वाला सीएम किसी तरह से उनके मुताबिक राय रास्त पे आ जाए। देखिए वो इमरान खान का सिपाही है, उसने अपनी विजडम ड्रॉ करनी है, अपनी जो भी आइडियोलॉजिकल बेसिस के लिए लुक फॉरवर्ड करना है वो इमरान खान की तरफ करना है, और हिदायत भी उधर से ही आएगी और उसी पे अमल होगा। बिल्कुल ठीक है। उमैर खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम एक बार फिर सियासी हलचल के मरकज़ में है, और इसके अंदर क्या बनने जा रहा है, क्या इसको लेकर कंसर्न्स हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोफेसर अरशद मिर्ज़ा साहब और सलमान आबिद मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम एक बार फिर सियासी हलचल के मरकज़ में है। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025, बार बार मुलतवी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और ताज़ा हल्का बंदियों ने सूरत हाल को ना सिर्फ पेचीदा बल्कि गैर यकीनी भी बना दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये कानून वाकई मकामी खुद मुख्तारी को मजबूत बनाएगा या इख्तियारात के तवाज़ुन को मज़ीद मुतनाज़ा करेगा, और सबसे अहम क्या आवाम के वोट की ताकत मकामी सतह पर हकीकत बन सकेगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर अरशद मिर्ज़ा साहब ने। आप एक्सपर्ट हैं लोकल गवर्नमेंट के, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। प्रोफेसर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का बुनियादी मकसद क्या है, और क्या वाकई मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी को मजबूत करता है या मजीद कंट्रोल्ड सिस्टम मुतारफ करा रहा है? सर, ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 आया है, ये खासी डिलेड लेजिस्लेशन है, और इसका मकसद तो यही है कि लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो है उनको फॉर्म किया जाए और उनको फंक्शन में लाया जाए। लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारे सुकम मौजूद हैं
और जो सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे जो कंसर्न अपने रेज कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे कंसर्न जो है उनको नजरअंदाज कर दिया गया है और एक एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से मुतारफ कराया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका सेक्शन 140A जो है वो रिक्वायर करता है कि इसमें जो मुकामी हुकूमत इदारे हैं इनको सियासी, इंतजामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये ख्वाब जो है ये हनूज इशरा तकमील है और अभी तक उस तरह की जो सिचुएशन हमें नजर नहीं आती है कि ये इदारे जो ऑन ग्राउंड होंगे वो इतने ही एम्पावर्ड होंगे। दूसरा, जो 18th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी तकाजा करती है कि जो इख्तियारात मरकज से, वफाक से नीचे सूबों को आए, वो सूबों से जिले की सतह पे और जिले से नीचे यूनियन काउंसिल की सतह तक जो है मुंतकिल किए जाएं। ऐसी सूरत भी हमें नजर नहीं आती है और ये इख्तियारात जो है ये सेंट्रलाइज्ड ही है, ये नीचे तक मुंतकिल नहीं हुए। तो एक्चुअली हमें जो लोगों को एम्पावर करने की बात है या लोगों को ये फैसला करने का इख्तियार देने की बात है कि वो अपने मुकामी तरक्की के फैसले वसाइल को इस्तेमाल करते हुए खुद करें और अपनी जो मुकामी सतह की शिकायत है उनके अजाले का मौसर और इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट सिस्टम, अकाउंटेबल सिस्टम जो है वजूद में लाए, वो शायद अभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, दो तीन चीजें, एक तो डिलेड हमने देखा है सिस्टम में, 18th अमेंडमेंट के बाद कहा गया लेकिन नहीं हुआ। पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा इस सिस्टम को लेकर, वोटर्स टर्नआउट का बहुत बड़ा मसला है। इसका हल या जो कहा जा रहा है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या देख रही है? देखिए मंसूर, अभी आपने 2-3 दिन पहले अपना एक प्रोग्राम किया जिसमें आपने IMF की एक रिपोर्ट का जिक्र किया और उसमें बड़े सीरियस कंसर्न उठाए गए थे पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। तो इसलिए जहां लोकल गवर्नमेंट होती है वहां लोकल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस को इंश्योर करती है बेहतर इफेक्टिव मीनिंग के अंदर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, और अगर हैं तो वो बहुत कमज़ोर है। और अब आप देखिए कि पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 आया है, ये एक ऐसे मौके पे सामने आया है जब 28वीं तरमीम की बात हो रही है और उसमें वो जो MQM का मुतालबा था कि जी लोकल गवर्नमेंट को खुद मुख्तार बनाया जाए, उसको कानूनी हैसियत दी जाए, आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब अगर 28वीं तरमीम हो रही है तो देखना है कि अगर वो होती है तो क्या उसमें लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये रही है कि हमने, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये तो तय कर लिया कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी है, लेकिन हम अभी भी माइंडसेट जो है हमारा वो सेंट्रलाइज्ड है। वफाक जो है और वो सूबों के दरमियान जो चपकलिश है वही फिर हमें सूबों की सतह पे लोकल गवर्नमेंट के तनाजुर में देखने को मिल रही है। फिर आप देखिए कि औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो मामला है वो भी मुख्तलिफ हवालों से, कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कहीं डायरेक्ट इलेक्शन है, कहीं रिप्रेजेंटेशन उनकी कम है, कहीं उनकी ज्यादा है। फिर आप ये देखिए कि जो अथॉरिटीज हैं, यानी आपने एक तरफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाना है, दूसरी तरफ आप सूबे को अथॉरिटियों के जरिए और कंपनियों के जरिए चला रहे हैं। अभी आपके सामने PIA आई है, नेशनल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल EPA आई है, और वाटर की सैनिटेशन की है। ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि आप लोकल गवर्नमेंट के मुकाबले में एक पैरेलल लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चलाना चाहते हैं जिसे गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करना चाहती है। और ये बात बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक की है कि अप्रोच आज भी हमारी वो जो माइंडसेट है वो सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा कर उन इदारों को खुद मुख्तार नहीं बनाना, उनको आईनी प्रोटेक्शन नहीं देनी, उनको आपने मालियाती खुद मुख्तारी नहीं देनी, तो फिर इसका फायदा कोई नहीं होगा। फिर ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आती हैं, IMF की रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमारे गवर्नेंस के सिस्टम पे सवालिया निशान के तौर पे हमेशा से मौजूद रहती है। वेरी राइट। मिर्जा साहब, जो इस वक्त सलमान साहब बात कह रहे हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, और ये खदशात बिल्कुल मौजूद हैं कि अगर इंतखाबात दोबारा ताखीर का शिकार हो जाते हैं या शफाफियत पे सवाल उठता है तो इससे पंजाब की मकामी जमहूरियत और मजमूई जो सियासी ढांचा है उस पर बड़े तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं। क्योंकि अगर तमाम चीजें जो इस लोकल गवर्नमेंट में होनी है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको अपने मातहत अदारे बनाकर मैनेज कर रही हैं, तो फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? सर, जैसे मैंने अर्ज किया शुरू में कि जो एक्ट आया है, अगर इसमें बहुत सारे एरियाज पर इम्प्रूवमेंट मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पहली प्रायोरिटी के तौर पर इलेक्शंस करवा देने चाहिए।
और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएंगे अगेन जब वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे उनके हाथ बंधे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे उन्हें आवाज उठानी है। और जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आवाज उठाएंगे तो यकीनन एक बहुत बड़ी मौसर और मजमूई आवाज होगी जिसे सुनना पड़ेगा। अगर लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं मिर्जा साहब, अगर आप थोड़ा सा इस चीज को भी हाईलाइट कर दें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में कौन से बुनियादी खामियां हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, जो आप समझ रहे हैं कि सियासी जमातें खुद भी बल्दियाती निजाम से लाताल्लुकी इसमें शो करेंगी या कोशिश करेंगी इससे? पहली बात तो यह है कि ये कहा गया है कि जो आप इलेक्शंस हो जाएंगे और इलेक्शंस होने के बाद जो है वो लोग जो है वो अपनी मर्जी की सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे विद इन ए सर्टेन गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो वाई नॉट कि वो शुरू से ही एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आए और वो इलेक्शन लड़ें ताकि लोगों को पता हो कि वो किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं और कौन कौन सी सियासी जमात के नुमाइंदे जो है वो उनके एतमाद का हकदार ठहरते हैं। दूसरी बात जो है वो हमारी खवातीन है। हाँ। अब खवातीन जो है उनके लिए बड़ी महदूद सी नुमाइंदगी रखी गई है और ये फर्ज कर दिया गया है कि वो जो है वो जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़के तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करके वो आगे आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अभी अगर यूनियन काउंसिल में एक खातून जो है उसको आप नुमाइंदगी देते हैं तो हमारा जो कल्चर है उसमें 12-13 बंदों में बैठी हुई एक खातून जो है वो अपने मुतालबात और अपने जो तकाजे हैं उनको ठीक तरीके से वो प्लीड नहीं कर सकेगी। और जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें वो खवातीन जो आती है वो खवातीन की नुमाइंदा नहीं होती है बल्कि वो मर्दों की नुमाइंदा ही होती है जो कि हैंड पिक्स होती है और किसी न किसी की फेवर गेन करने के लिए उनको सामने लाया गया होता है। फिर इसी तरह से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टियर जो है वो गायब कर दिया गया है और एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हमारी जो है वो एक यूनिफॉर्म किस्म की डेवलपमेंटल अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी बल्कि तहसील होंगी और वो तहसील जो है वो अपने अपने तौर पे फैसला करेंगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हम और फिर बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि बहुत सारे इख्तियारात जो है वो सरकारी इंतजामिया को दे दिए गए हैं बजाय इसके कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को दिए जाए। मेरा ख्याल है इस बात को समझ लेना चाहिए और इस हमें ये बात सीख लेनी चाहिए कि हमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ऊपर इत्मीनान करना चाहिए और उनकी दानिश पे भरोसा करना चाहिए कि वो दुरुस्त फैसला लेने की अहलियत रखते हैं। वेरी राइट। सरबाज साहब, जो अभी बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी इस पूरे एक्ट में हम पढ़े थे स्ट्रांग हो रही है, जो इलेक्टेड लोग हैं वो उनको रिस्ट्रेन किया जा रहा है उनकी पावर्स को, बैलेंस किस तरह फिर बनेगा इसका? अगर वाई बिकॉज अगर आप उसकी बेसलाइन स्टार्टअप ही आप उसका इस माइंडसेट से दे रहे हैं तो उसने ट्रांसलेट क्या होना है? लेकिन मंसूर बात यही है, प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले से ये तय कर लिया है कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए हमने गवर्नेंस के निजाम को चलाना है। ये आज से तो नहीं चल रहा, 70 वर्षों से चल रहा है। उसका नतीजा भी आपके सामने है गवर्नेंस की बदहाली की सूरत में। असल में तो ब्यूरोक्रेसी और फिर आवाम के रिप्रेजेंटेटिव जो है इनके दरमियान एक कोलैबोरेशन होना चाहिए था, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब आप देखिए, हम तो अभी सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए यहाँ पे एमपीए कितने बाख्तियार हैं, यहाँ एमएनए कितने बाख्तियार हैं, बल्कि बाज वजीर भी जो है वो बेख्तियार है। यानी इसका वजह मतलब ये है कि हम अभी भी सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी की मदद से चलाना चाहते हैं। ये जो मैंने कंपनीज की बात की, अथॉरिटियों की बात की, ये सारी ब्यूरोक्रेसी की मदद से चलेंगी। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर ये जो आपके एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं ये सारे के सारे के अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। यानी ये कोई असम्बली से अप्रूवल प्रोजेक्ट्स नहीं है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत बैठ के तय कर लेती है और मेगा प्रोजेक्ट्स तय करती है, तो जिसकी वजह से फिर ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल इस सिस्टम पे बढ़ जाता है। आपको ये भी याद होगा मंसूर कि जब जनरल मुशर्रफ ने ये लोकल गवर्नमेंट 2001 वाला इंट्रोड्यूस करवाया था तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को जवाबदेह नहीं है। लेकिन यहां जब आपको जवाबदेह होना पड़ता है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के सामने तो ब्यूरोक्रेसी उसमें एक दीवार बन जाती है। तो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो एमपी हजरात हैं, एमएनए हजरात हैं, ये समझते हैं कि डेवलपमेंट फंड पे हमारा हक है, जबकि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जाके ट्रांसलेट हो और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लोग लेजिस्लेटिव फोकस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर रहे। तो अब आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी भी डेवलपमेंट फंड पे है, एमपीए एमएनए भी डेवलपमेंट फंड पे है, लोकल गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट फंड पे है, और अगर सारे मिलकर ये डेवलपमेंट फंड पे काम करेंगे तो आपस में टकराव का जो पैदा होना है वो फितरी अमर। लेकिन फिर इतनी अनविलिंगनेस के बाद
कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये चीज चल सकती है, चलेगी कैसे? सर चलेगी उसी सूरत में जब आप दुनिया के तजर्बों से सबक सीखेंगे, जहां दुनिया ने डिसेंट्रलाइजेशन को बुनियाद बनाकर ज्यादा पावर जो है वो निचले रूट्स के ऊपर ट्रांसफर की है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ये जो गवर्नेंस का सवाल है ये आलमी दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ नोयत के सवालात के साथ खड़ा रहेगा। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। प्रोफेसर अरशद मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, खित्ते की ताकत का पूरा तवाजुन उस वक्त उलट कर रह गया जब अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश की गई ताज़ा रिपोर्ट ने मई 2025 की झड़प पर ऐसे धमाका खेज हकायक बेनकाब कर दिए हैं जो नई दिल्ली की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से लेकर वाशिंगटन तक हर दफाई थिंक टैंक को हिला कर रख देते हैं। जिस झड़प को भारतीय मीडिया अपनी बर्तरी का नाम देता रहा है, अमेरिका ने पहली बार सरकारी सतह पर तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय हमलों को तोड़कर रख दिया बल्कि मैदान जंग में फैसला कुन फतह का अमली मुजाहरा किया। रिपोर्ट का सबसे लर्जा देने वाला इंकशाफ यह है कि पहलगाम वाकया पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि वो भारत का अपना अंदरूनी मामला था जिससे झूठे बयानी के जरिए पाकिस्तान के सर पर थोपने की कोशिश की गई। झड़प का आगाज भारत ने किया जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ दिफाई रद्द-ए-अमल देते हुए वो ऑपरेशनल बर्तरी हासिल की जिसने पूरी भारतीय फौजी हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया। ये इंकशाफ पूरे भारतीय बयानिए की जड़ें हिला देता है। रिपोर्ट के मुताबिक आसमानों पर पाकिस्तानी फजाइया की स्पीड, मशीनी दुरुस्तगी के साथ टारगेट लॉक और रियल टाइम इंटेलिजेंस ने वो घाटा मारा कि भारतीय रफाल प्रोग्राम चंद घंटों में जमीन बोस हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये कोई मामूली रद्द अमल नहीं था, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान का रैपिड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स आलमी अस्करी मेयार पर एक नई मिसाल के तौर पर उभरा। कांग्रेस की दस्तावेज में सबसे बड़ा धमाका यह सामने आया है कि चीन की जदीद दफाई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट और मिसाइल डिफेंस इंटीग्रेशन ने भारत की जमीन और फिजाई हमलों को एक झटके में बेअसर कर दिया। पाकिस्तान की मुश्तरका कमांड, स्टेट ऑफ द आर्ट कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजिकल फ्यूजन ने इस मुख्तसर झड़प को हकीकी मायनों में गेम चेंजर बना दिया है। इसके बरक्स भारत की जंगी हिकमत अमली, रफाल की कारकर्दगी, इंटेलिजेंस फेलियर और ज़मीनी दिफाई ग्रिड पर पहले से मौजूद सवालात अब कहीं ज़्यादा संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अमेरिका जैसे इदारे की जानिब से भारतीय कमज़ोरियों की ये सतह की निशानदही न सिर्फ नई दिल्ली के अस्करी दावों को चैलेंज करती है बल्कि पूरे खित्ते की दफाई सियासत को नई लकीर पर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक फौजी तज्जिया नहीं बल्कि जनूबी एशिया की पावर स्ट्रक्चर की नई तारीफ है। और सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाक चीन दफाई इश्तराक अब रवायती पार्टनरशिप नहीं रहा, ये एक उभरता हुआ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी ब्लॉक बनकर सामने आ रहा है। एक ऐसा ब्लॉक जो भारत समेत पूरे खित्ते के लिए ताकत के तवाज़ुन की नई हकीकत लिख रहा है। ताकत की लाइनें बदल रही हैं, इत्तेहाद नए बन रहे हैं और आने वाले बरसों की जोग्राफियाई सियासत मुकम्मल तौर पर नई शक्ल इख्तियार करने जा रही है। इस मौके पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके साथ मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।